नेपाल हिमालय की गोद में बसा है छोटा सा देश, जहां बर्फ से ढकी चोटियां हैं, पर राजनीति दशकों से अस्थिर और भ्रष्टाचार से ग्रसित रही है। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है। इस बार सरकार को चुनौती दी है किसी विपक्षी पार्टी ने नहीं, बल्कि उस पीढ़ी ने जिसे दुनिया जेन जी कहती है। 4 सितंबर 2025 नेपाल सरकार ने अचानक आदेश निकाला। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर यानी एक्स, कुल 26 विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सीधा बैन। सरकार का तर्क था फर्जी अकाउंट से अफवाहें फैल रही हैं, नफरत बढ़ रही है और साइबर क्राइम काबू से बाहर है। लेकिन असली वजह कुछ और थी। दरअसल सरकार ने इन कंपनियों से कहा था, नेपाल में रजिस्ट्रेशन कराओ, लोकल ऑफिस खोलो, कंटेंट मॉडरेशन ऑफिसर नियुक्त करो और ज़रूरत पड़ने पर यूजर्स का डेटा सरकार को दो। अमेरिकी कंपनियों ने साफ मना कर दिया, क्योंकि नेपाल का यूजर बेस छोटा है और खर्चा बढ़ा। 3 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ और 4 सितंबर को सरकार ने बैन ठोक दिया। सोशल मीडिया बैन का असर सबसे ज़्यादा युवाओं पे पड़ा, क्योंकि यही वो जनरेशन है जो इंटरनेट के साथ बड़ी हुई, सोशल मीडिया पर पहचान बनाई, संवाद सीखा और अपनी आवाज़ उठाई। अब जब यह छीन लिया गया तो मानो उनकी सांसें छीन ली गई। स्कूल के बच्चे यूनिफॉर्म पहनकर, किताबें और बैग उठाकर सड़कों पर उतर आए। कॉलेज स्टूडेंट्स हाथ से लिखे पोस्टर और नारे लेकर विरोध में खड़े हो गए। यह किसी राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं था, यह युवाओं का, जेन जी का विद्रोह था। एनजीओ हामी नेपाल ने आंदोलन को संगठित किया। इंस्टाग्राम पर मैसेज फैलाए गए, स्कूल ड्रेस पहन के आओ, किताबें लेकर आओ, ताकि दुनिया देखे यह आंदोलन नेताओं का नहीं बल्कि युवाओं का है। नेपो बेबीज का गुस्सा, लेकिन इस गुस्से के पीछे एक और चिंगारी थी, नेपो किड्स या नेपो बेबीज। पिछले महीनों से सोशल मीडिया पर नेताओं और उनके बच्चों की ऐशो आराम वाली वीडियो वायरल हो रही थी। महंगी कारें, ब्रांडेड कपड़े, विदेशों में पढ़ाई, और दूसरी तरफ नेपाल की प्रति व्यक्ति आय सिर्फ $1300। बेरोजगारी चरम पर। युवाओं ने सवाल उठाया, अब जब आम जनता गरीबी से जूझ रही है, तब नेता और उनके बच्चे शानो शौकत में क्यों? यही असमानता युवाओं के गुस्से को विस्फोटक बना गई। टिकटॉक क्यों बचा? जब अमेरिकी प्लेटफॉर्म बैन हुए तब टिकटॉक बच गया। क्यों? क्योंकि टिकटॉक ने नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण एनटीए में रजिस्ट्रेशन करा लिया था। क्रिटिक्स बोले, नेपाल सरकार ने टिकटॉक को चीन के दबाव में बचाया, क्योंकि नेपाल की इकोनॉमी और निवेश चीन पर निर्भर है। इससे युवाओं का गुस्सा और बढ़ गया। उन्हें लगा सरकार उनकी आज़ादी नहीं बल्कि चीन की पैरवी कर रही है। 8 सितंबर को काठमांडू की सड़कों पर ज्वालामुखी फूट पड़ी। संसद भवन के सामने भीड़ इकट्ठी हुई, पुलिस से झड़पें हुई, संसद भवन पर पथराव और आगजनी। प्रधानमंत्री आवास घेर लिया गया, पूर्व प्रधानमंत्री का घर जला दिया गया, उनकी पत्नी की मौत हो गई। राष्ट्रपति भवन तक भीड़ पहुंच गई और सबसे चौंकाने वाला दृश्य, प्रधानमंत्री केपी ओली हेलीकॉप्टर से भागते हुए कैमरों में कैद हो गए। क्या ये नया है? नहीं, यह पैटर्न हमने पड़ोसी देशों में भी देखा है। 2022 श्रीलंका में अरागलिया आंदोलन, महिंद्रा राजपक्षे को सत्ता से हटाना पड़ा। 2024 बांग्लादेश की जुलाई क्रांति, शेख हसीना को गद्दी छोड़नी पड़ी। 2025 नेपाल में सोशल मीडिया बैन ने सरकार का तख्ता पलट दिया। हर जगह कॉमन बातें, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और बुजुर्ग नेताओं की राजनीति, और हर जगह युवाओं का विद्रोह। आगे क्या होगा नेपाल में? अभी नेपाल की संसद में किसी भी पार्टी को साफ बहुमत नहीं है, तो 3 संभावनाएं हैं। इंटरिम गवर्नमेंट, नए चुनाव, फौज सत्ता संभाले। लेकिन इन सब के बीच 3 चेहरे तेजी से उभर रहे हैं। रवि लामिछाने 50 साल के टीवी एंकर से नेता बने, सोशल मीडिया पर बेहद पॉपुलर। बालन शाह 35 साल, काठमांडू के मेयर, रैपर से पॉलिटिशियन बने और खुलेआम आंदोलन का समर्थन किया। और अब सुशीला कार्की का नाम भी सामने आ रहा है। नेपाल की पहली मुख्य न्यायाधीश रह चुकी कार्की ईमानदारी और कड़े फैसलों के लिए जानी जाती हैं। युवाओं में यह चर्चा है कि अगर नेपाल में बदलाव की राजनीति हुई तो कार्की जैसी शख्सियत भी नेतृत्व में आ सकती हैं। नेपाल का यह आंदोलन कोई इकलौती घटना नहीं है, ये साउथ एशिया में उठती नई लहर का हिस्सा है। श्रीलंका आर्थिक संकट,
भ्रष्टाचार क्रांति, बांग्लादेश महंगाई बेरोजगारी क्रांति, नेपाल सोशल मीडिया बैन असमानता क्रांति। हर जगह एक कॉमन मैसेज, युवा अब चुप नहीं रहेंगे। विदेशी ताकतों का खेल या असली गुस्सा। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि नेपाल की क्रांति के पीछे अमेरिकी लॉबी हो सकती है, क्योंकि ओली हाल में ही चीन यात्रा से लौटे थे और उसके बाद अमेरिकी प्लेटफॉर्म्स बैन कर दिए गए। लेकिन सच यही है, विदेशी ताकतें तभी असर डालती हैं जब जनता का गुस्सा पहले से उबाल पर हो। नेपाल में असली कारण भ्रष्टाचार, असमानता और युवाओं की कुंठा। यह है नेपाल जेन जी रेवोल्यूशन। यह आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा, यह एक पीढ़ी की चेतावनी बन गया है। अगर हमारी आवाज दबाई गई तो हम पीछे नहीं हटेंगे। नेपाल का ये जनरेशन जी आंदोलन साबित करता है कि आज की युवा पीढ़ी सिर्फ टिकटॉक और इंस्टाग्राम तक सीमित नहीं है, बल्कि वो राजनीति की दिशा और देश की तकदीर बदलने का दम रखते हैं। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे भी दुनियादारी की ऐसे ही बड़े किस्से हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।